नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठकें हुई हैं। सुबह से जो बैठक शुरू हुई देर शाम तक चली है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पटना आए हुए हैं। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद हैं। पार्टी के कद्दावर बड़े बड़े नेता इस बैठक में दिखाई दिए। अब कयास तो यही लग रहे हैं कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। लेकिन साथ ही साथ इस पर भी चर्चा तेज है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं तो काउंटर कैसे किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी किस तरीके से की जाए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि उपचुनाव को लेकर क्या मंथन हुई है। लेकिन देखिए, संसद का सत्र चल रहा है। उस दौरान बिहार के जो सांसद हैं वो अपनी बात लोकसभा और राज्यसभा में रखते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हर दिन एक ऐसे सांसद हैं जो जरूरत के मुद्दे सदन में उठाते हैं। नाम है पप्पू यादव। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और एक बार फिर उनकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। जिस तरीके से लोकसभा में उन्होंने जरूरी मुद्दे उठाए हैं, खासकर स्वास्थ्य से जुड़े हुए। वहीं आपको यह भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसका विरोध चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव भी उनके साथ खड़े हैं। तो क्या बिहार की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले तो शुरुआत SC/ST आरक्षण के मुद्दे से करते हैं। जिस तरीके से इसका विरोध चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ने शुरू किया है, क्या कारण है कि खासकर ये दो नेता, युवा नेता, इतना खुलकर विरोध कर रहे हैं? विरोध का कोई तर्क संगत आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है कि उसमें कैटेगरी बनाया जाए और उस आधार पर आरक्षण की सीटों का बंटवारा किया जाए, तो ये बहुत न्याय संगत बात है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि पूरे देश में कुछ गिने चुने परिवार हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ST/SC आरक्षण जो है उसका लाभ ले रहे हैं और आम गरीबों तक जो जरूरतमंद हैं, जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है, वो उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा था कि जो जरूरतमंद है वाकई, उन तक ये आरक्षण का लाभ पहुंचे। और एक जज ने उसमें अपने फैसले में ये भी लिखा निर्णय में कि इसमें भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। हालांकि वो फैसले में वो बात नहीं आई, वो अल्पमत की राय थी कि क्रीमी लेयर आए और जो एक बार जिस परिवार को आरक्षण का लाभ मिल जाए फिर दोबारा उस परिवार में वो लाभ नहीं मिले, क्योंकि वो फिर आरक्षण का लाभ ले करके और फिर उस वर्ग से ऊपर उठ गए, वो उनकी परिस्थितियां अलग हो गई, वो वेल टू डू हो गए, तो फिर उनको आरक्षण क्यों मिले? बात सही है, मगर वो चूंकि सभी जजों की ये राय नहीं हुई, इसलिए वो फैसले का हिस्सा नहीं बन पाया है। मगर 7 जजों की बेंच थी, एक ने विरोध किया कि जैसा अभी है वैसा चलना चाहिए। ये इसका ये है। और सबसे मजे की बात ये है कि चिराग पासवान ने खुद कुछ वर्ष पहले ये कहा था, जिस समय मोदी जी ने गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए कहा था लोगों से कि जो लोग संपन्न हैं और जिनको जरूरत नहीं है वो गैस की सब्सिडी न लें, उसको छोड़ दें। तो उसी समय चिराग पासवान ने भी कहा था कि जो लोग ऊपर उठ गए हैं आरक्षण के फायदा लेकर के, वो स्वतः आरक्षण की सुविधा छोड़ दें, ताकि जो जरूरतमंद हैं, जो उनसे ज्यादा पिछड़े लोग हैं, उनको इसका लाभ मिल सके, वो फायदा उठा सके। मगर अब फिर ठीक उसके उलट बोल रहे हैं। तो ये सीधे सीधे वोटों की राजनीति है। अच्छा। वो देख रहे हैं कि अगर एक वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो
ST SC में एक विभाजन हो जाएगा। उसमें भी एक वर्ग हो जाएगा कि जिसको कम आरक्षण मिल रहा है, दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, तो वो एक बंटवारा हो जाएगा। तो फिर हो सकता है कि इसका राजनीति पर असर पड़े और वोटों में भी बंटवारा हो। तो चिराग पासवान शुरू से इस मेथड का विरोध करते रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने दलित महादलित बनाया था, तब भी चिराग पासवान ने खुलकर इसका विरोध किया था। तो वो उसके पीछे भी राजनीति थी। दलित और महादलित का जो कैटेगरी किया गया था, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की राजनीति थी कि रामविलास पासवान के राजनीतिक प्रभाव को कम किया जाए। तो इसके लिए पासवान को सिर्फ छोड़ दिया और बाकी सारे दलितों को महादलित का दर्जा दे दिया गया। तो ये राजनीति में बंटाधार होता रहा है। यही बात फिर से दोहराया जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने राजनीति की आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद फिर से यही राजनीति तो होगी। हाँ, ये राजनीति होगी, मगर अगर इसको तर्क के आधार पर सोचिए तो क्या चिराग पासवान और यहाँ पटना जंक्शन के पास बैठ करके एक मोची जो जूते सी रहा है, दोनों की हैसियत एक है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर दोनों को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण की ज्यादा जरूरत उसको है जो बैठ के जूते सिल रहा है वहां, या दूसरा काम कर रहा है जिसमें बहुत कम आमदनी है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, अपने बीमार परिजनों का इलाज नहीं करा पा रहा है, 2 जून की भोजन नहीं उसको जुट पाती है। तो आरक्षण की जरूरत उसको है, या जो करोड़ों करोड़ में खेल रहे हैं, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हर तरह से संपन्न हैं, आधुनिक सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, उनको है आरक्षण की जरूरत। बिल्कुल। अभी इस चर्चा में रवि रंजन जी को भी जोड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक पन्ने पर हैं? देखिए, ये राजनीति 2004 में ये मसला पंजाब में और तमिलनाडु में उठा। पंजाब की सरकार ने 2 जातियों को अनुसूचित जाति में करके और 50-50% माने उन्हीं 2 जातियों में ये आरक्षण के बंटवारे की बात की और 2006 में हाईकोर्ट में ये मसला गया। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी सरकार, राज्य सरकार कोटे में कोटे का वो कर सकती हैं, अपने हिसाब से वो कोटा का बंटवारा कर सकती हैं, लेकिन वोटों की राजनीति के लिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी समीक्षा ये तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो, लेकिन उसके लिए पहले मानक बनाने होंगे ना आपको, कि आप किस आधार पर किसको बाहर कर रहे हैं, किसको अंदर रख रहे हैं। ये तो पता चल जाएगा ना कि सरकार क्यों कर रही है। आप सोच सकते हैं कि चिराग पासवान क्यों नाराज है। चिराग पासवान की जाति को महादलित में, अब तो केवल एक ही रह गया महादलित, पहले दलित में से एक को केवल अलग किया गया था। अब 15% है शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब इसी में से बंटवारा होना है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स में दूसरी किसी जाति को देना है तो उसी 7 में से, और शेड्यूल कास्ट को भी उसी में से करना है। तो भाई डोम, मेहतर, भंगी और इस तरह के 8 जातियां हैं जो तो स्कूल में भी नहीं जाते, जिनका तो एडमिशन ही नहीं हो पाता, उनको तो 2 टाइम का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं है, तो उनको तो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जो पासवान जाति या दुसाध जाति या दूसरी जाति को जो आरक्षण मिल रहा है, क्या उसमें से कुछ हिस्सा इनको नहीं मिलना चाहिए? अगर एक सीमा तो बंधी हुई है कि आरक्षण इतना ही मिल सकता है, 27% दिया ओबीसी को और 15% दिया शेड्यूल कास्ट को और 7% दिया शेड्यूल ट्राइब्स को। इससे ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार सरकार तो गई है 65% करके और वो नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं 9वीं सूची में डाल दीजिए। भाई 9वीं सूची में डाल दीजिए, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। अच्छा, इसमें एक और सवाल उठ सकता है कि मान लीजिए कि आप पासवान समाज का परसेंटेज थोड़ा काट के जो पिछड़ा है उसको देने की कोशिश करें, तो पासवान समाज वाले फिर वो चिल्लाएंगे कि हमारे अंदर अभी बहुत ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, आप उनका हक मार रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये इसका एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए। वो कमेटी तमाम आंकड़ों का, तमाम परिस्थितियों का अध्ययन करेगी, स्थल निरीक्षण करेगी और उसके बाद वो तय करेगी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में किस जाति को कितना प्रतिशत मिलना चाहिए, 15% या 7.5% में किस जाति के लिए कितना आरक्षण होना चाहिए। तो ये कोटा में कोटा इसको ये होगा।
तो जो उसमें संपन्न जातियां हैं, जैसे पासवान माना जाता है कि संपन्न जाति है, जैसे पिछड़ी जाति में यादव और कुर्मी को माना जाता है कि वो संपन्न जाति हो गई है, तो वैसे ही उनको कम रहेगा आरक्षण। मगर जो एकदम पिछड़ी है बिल्कुल, जिसमें बहुत कम लोग आगे बढ़ पाए हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाए हैं, वैसे लोगों को ज्यादा प्रतिशत मिलेगा आरक्षण का। तो ये तो न्याय संगत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं कि राज्य मनमानी कर लेंगे, अपने मन से कर लेंगे कुछ भी, उस पर भी हमारी नजर रहेगी कि आपने किया है तो कैसे किया है। तो वकील ने कहा कि तब इसके लिए जातीय गणना करानी पड़ेगी, विपक्ष के वकील ने कहा। तो उस पर कोर्ट ने कहा कि एसटी और एससी का तो डाटा हमेशा मौजूद है, उसका बिल्कुल आंकड़ा मौजूद है, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जिस तरीके से इसको लेकर मुखर हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बिहार की सियासत में कोई नया रंग लेकर आएगा, कोई आग लगाएगा? बिल्कुल, इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना है तो बिहार की राजनीति, क्योंकि बिहार ही एकमात्र स्टेट है जिसने जाति जनगणना करा ली और उसके पास सारे आंकड़े हैं। तो जब आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो भाई जो जाति एकदम गिरा हुआ है उसको दीजिए, फिर इसमें आपको क्या दिक्कत है? तो बिहार की राजनीति में इसका सबसे ज्यादा असर होने वाला है, इसीलिए बिहार में सबसे ज्यादा हलचल है, क्योंकि जातियों में अब तो आंकड़े हैं सामने कि कितने पासवान है, कितने दुसाध है, कितने धोबी है, कितने ये सब मालूम है। तो उनको उनके हिसाब से अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है तो उसको काट के कम वाले को दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बता दिया है, अब उसको देना पड़ेगा। तो देंगे तो कौन देंगे? जो सरकार चलाते हैं वो देंगे। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनको दिक्कत होगा किसको देंगे किसको नहीं देंगे, और नीतीश कुमार को भी दिक्कत होगा। और जो अब देखिए पेंट करने की कोशिश लगातार पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुई कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण ले लेगा, ले डूबेगा, ले डूबेगा, और ये कह रहे हैं आरक्षण नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आरक्षण के मसले पर ही केवल राजनीति का ही ये मुद्दा बन गया है कि भाई ये अब इसको पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर केंद्र की सरकार आरक्षण को उसमें भी घालमेल करना चाहती है और नहीं चाहती है कि अति पिछड़े दलितों महादलितों को मिले, और इसलिए ये खेल किया गया है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इसको लेकर और आगे जाएंगे और एक बड़ा राजनीतिक हलचल बिहार में आगे? कोशिश तो जरूर की जाएगी कि जैसे मंडल आरक्षण लागू हुआ, उसकी रिपोर्ट लागू हुई तो उस समय भी बड़ा हंगामा उपद्रव किया गया। उसी तरह इसको भी लहकाने की कोशिश की जाएगी और एक विवाद का विषय बनाया जाएगा। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचिए तो ये उस समाज के लिए फायदे का फैसला है। तेजस्वी और चिराग क्या इस मुद्दे को उनके लिए घाटा है, क्योंकि हो सकते हैं उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, दोनों की वोट बैंक में बंटवारा होगा उनका जो वोट बैंक है। हालांकि तेजस्वी तो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि चूंकि वो ज्यादातर वोट अभी जा रहा है एनडीए को, जो दलित और आदिवासी वोट हैं वो ज्यादा एनडीए को जाते हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं कि इसी बहाने उस समाज के हम हीरो हो जाएंगे, उसको उसका फायदा मिलेगा। चिराग पासवान को लग रहा है कि उनके समाज में बंटवारा हो जाएगा तो फिर उनका वोट खिसक जाएगा। तो इसलिए दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं। राजनीति नफा नुकसान से ऊपर उठ के अगर सोचिए तो ये समाज के अंतिम पायदान पर खड़े दलित और आदिवासी के फायदे का फैसला है। एक इस पर आखिरी सवाल आप चलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या ये अनिवार्य हो गया है कि राज्य इसे लागू करे ही, या फिर ये राज्यों के ऊपर है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए? राज्यों को तो निर्देश उसने दिया है कि कर सकते हैं, माने एक तरह से उनको ये सुविधा दी है कि एक गली दे दिया है कि आप चाहें तो बच निकलिए, कि वो कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने यहाँ के स्थिति के अनुसार उसमें कोटा में कोटा कर सकते हैं। अनिवार्य नहीं। तो अब देखना होगा कि आगे चलकर इस पर क्या कुछ राजनीति और ज्यादा बिहार में देखने को मिलती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पप्पू यादव की। जब से सांसद बने हैं हलचल बिहार की राजनीति में उन्होंने पैदा कर दी है, लेकिन अब लोकसभा में भी गरजते दिखाई दिए। तो लोकसभा में जो उनका एक भाषण वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आए हैं। स्वास्थ्य उनका बड़ा प्रिय विषय रहा है और ये आम आदमी से जुड़ा विषय रहा है, इसलिए वो इसको उठाते रहे हैं।
और जब वो पटना में लंबे समय तक वो राजनीति में रहे, सक्रिय रहे, तो मेडिकल का मुद्दा उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया था। जहां भी किसी अस्पताल में किसी मरीज के साथ ज्यादती होती थी या पैसे को लेकर के विवाद होता था या डेड बॉडी रोक लिया जाता था पैसे भुगतान के लिए, तो जैसे उनको सूचना मिलती थी वो तुरंत वहां पहुंचते थे और वो फिर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को सॉर्ट आउट कराते थे। लोकसभा में कल उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई बिहार देश जो है वो फार्मेसी का हब है। जो पूरे विश्व में जो फार्मेसी का शेयर है उसमें 40% हिस्सा देश का है, भारत का है। तो मगर यहाँ की दवाइयाँ जो हैं वो वैसी दवाइयाँ यहाँ बन रही हैं और बिक रही हैं जो विदेशों में बैन है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसी दवा भी यहाँ खुलेआम बेची जा रही है और डॉक्टर लिख भी रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये उठाई कि सरकार का ये निर्देश है कि जेनरिक दवाएं लिखें डॉक्टर, मगर डॉक्टर एक भी डॉक्टर जेनरिक दवा नहीं लिख रहे हैं, वो ब्रांडेड लिख रहे हैं और इसके पीछे पैसे का खेल है। एमआर दिन भर घूमते रहते हैं और वो डॉक्टरों को जिस कंपनी से ज्यादा गिफ्ट मिलता है वो उसकी दवा ज्यादा लिख देते हैं। ये उन्होंने कहा। फिर तीसरी बात उन्होंने ये उठाई कि साहब फीस जो है डॉक्टरों का वो कौन तय करेगा। डॉक्टर खुद फीस तय कर रहे हैं और वो 1000 रुपया से कम किसी डॉक्टर का फीस आज नहीं है और महीने में 3 बार पेशेंट को बुलाते हैं और हर 7 दिन पर फिर से फीस भरिए, तो 3000 तो एक महीने में फीस सिर्फ देनी पड़ती है। उसके अलावा वो 10 तरह के जांच लिख देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है फिर भी वो जांच जबरन कराते हैं और अपने मनपसंद लैब में कराते हैं। कहते हैं कि वहां से कराइए, नहीं तो दूसरे जगह की रिपोर्ट हम नहीं मानेंगे, उसका हम पर भरोसा नहीं है हम। तो उसमें कमीशन रहता है। तो ये बातें उन्होंने खुल के कही और ये बहुत जेन्युइन सवाल है। ये सभी को इसका समर्थन करना चाहिए कि एक बॉडी तो ऐसी होनी चाहिए जो फीस तय करे डॉक्टरों की कि कितना फीस आप लेंगे, जो जांच की दरें हैं वो कितनी होनी चाहिए। मनमाने तरीके से बिल्कुल एकदम लूट की स्थिति हुई है और सरकार जो ये आयुष्मान योजना ला रही है उसमें भी भारी घोटाला हो रहा है। कई अस्पताल पकड़े गए जो मरीजों के साथ घालमेल करके और पैसा हड़प ले रहे हैं। ये गर्भाशय घोटाला हुआ यहाँ, उसमें भी जब बेवजह गर्भाशय महिलाओं के निकाल लिए गए और उसका बिल बना के सरकार से भुगतान लिया गया। तो ये मेडिकल का इतना पवित्र पेशा है, ये उसको बहुत अपवित्र बना दिया गया है। तो इसको बचाने की जरूरत है, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि जिसके पास कम पैसा है वो छटपटा के मर जाएगा, उसका इलाज नहीं होगा। बिल्कुल, और हमने वो चीजें कोरोना काल में देखी भी। पप्पू यादव का एक नया रूप, जब सांसद बने तो पूर्णिया में इस तरह के नियम लागू करने की उन्होंने कोशिश की और डॉक्टरों के फीस तय कर दिए। लेकिन अब लोकसभा में जब मुद्दा उठाया है, क्या ये मुद्दा ज्यादा जोर से ऊपर उठेगा? क्या इस पर सचमुच सरकार एक्शन लेगी? देखिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लेगी तो पप्पू यादव और एक बार सिवान में शहाबुद्दीन ने भी फीस तय कर दिया था, 30 रुपया कर दिया था। हम लोग इन नेताओं को बाहुबली कहते हैं, गुंडा मवाली भी बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन ये जो एक आध उनके तरफ से एक्शन लिए जाते हैं उस पर तो सरकार को काम करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार को काम करना चाहिए। और देखिए, मैंने 50,000 जिसकी सैलरी है उसका तो इनकम टैक्स उसके वेतन से आप काट लेते हैं, लेकिन ये डॉक्टर रोज 50,000 कमाते हैं। मैंने पुर्जा पर केवल सादा कागज पर लिख लिया 1000 1000 1000 और जितना मरीज हुआ उतना 1000, लेकिन इसकी जांच कहाँ होती है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? उस पर टैक्स उनको देना है कि नहीं देना है? इसके अलावा दवाई की कंपनी वाले उनको पैसा दे रहे हैं, इसके अलावा जांच वाले उनको। और इस धंधे में इतनी ईमानदारी है कि आप जांच घर में जाइए, पूछता है कौन डॉक्टर आपको भेजे हैं, तो फलाने डॉक्टर, और वो उस डॉक्टर को उनका कमीशन चला जाता है। वो इसीलिए पूछता है कि कौन डॉक्टर है। आप लिख दीजिए सेल्फ, तो भाई कमीशन सेल्फ को भी भेज दीजिए। जब सब डॉक्टर को हाथ दे रहे हैं तो हम ले जाए सेल्फ, हम अपने जांच करवा रहे हैं, तो जो कमीशन है वो हमको दे दीजिए। वो नहीं देगा, वो डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये डॉक्टर धंधा कर रहे हैं। अब देखिए, अभी 10 दिन हार्ट के प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा ये धंधा बहुत तेजी से चल रहा है।
अभी कुछ दिन पहले पटना के अस्पताल में मैं गया था, मरीज बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने जांच रिपोर्ट दे दिया, जांच में रिपोर्ट आ गया ठीक है, लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट में जो डॉक्टर आए उनको टास्क मिला हुआ था कि रोज तुमको एक ऑपरेशन करवाना है, चाहे कुछ कहीं से ग्राहक फंसाना है। तो उसने कहा कि ये जांच में लिखा हुआ है कि आप पेस मेकर लगा लीजिए। अच्छा, तो हुआ कि भाई तो कल है डॉक्टर साहब सांझ को कहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, आप घर जा सकते हैं। तो ना ये तो मेरी राय में ये है, वो लिख दिया पेस मेकर। अब जो है यहाँ हार्ट में ही होता है, मरीज के साथ गए, पूछा आपके साथ कौन है, तो आप जरा बाहर बैठिए, मैं इनसे बात करता हूँ। अब बोलेगा कि ये बाहर निकलने लायक नहीं है, मैंने सीढ़ी से उतरेंगे गिर जाएंगे, तो जल्दी से मैंने हार्ट खोलवाइए, ऑपरेशन कराइए। वो बोलेगा हुजूर इतना पैसा नहीं है, तो जितना है उतने जमा करो, जाओ इंतजाम करो, अभी नहीं तो बाहर मैंने उलट जाएगा। और ये धंधा पटना में खास तौर पर है, ऐसे तो पूरे देश में है। तो जानबूझकर ऑपरेशन माने ओपन सर्जरी जो कर देते हैं हार्ट का, हार्ट में कुछ नहीं हुआ, खोल कर फिर सी देगा और उगा देगा कि इसमें कुछ हुआ था। तो ये धंधा चल रहा है। डॉक्टर लोग जिस तरह से लूट का ये बना लिया है, इस पर पप्पू यादव ने अगर कोई एक्शन लिया है, पप्पू यादव अगर चाहते हैं, संसद में यह सवाल उठाया है, तो निश्चित रूप से संसद को इस बारे में सोचना चाहिए कि डॉक्टर जो है हर 10 दिन पर कहते हैं फिर से पेमेंट करिए, 1000 रुपया फीस दीजिए, और हर बार फिर 1500 रुपया का नियम बननी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी विषय है जो पप्पू यादव ने उठाया, और इसके लिए पप्पू यादव की तारीफ करनी चाहिए। और सभी दलों के जो सिंसियर सांसद हैं और जो सिंसियर डॉक्टर हैं, डॉक्टरों में भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहता है, मगर उसमें एक वर्ग ऐसा भी है जो बेईमानी का धन कमाना चाहता है। तो जो ईमानदार डॉक्टर हैं और सेवा भाव से लगे हुए हैं, उनको भी इस डिमांड का समर्थन करना चाहिए कि जैसे मोबाइल और बाकी उसके चार्जेस तय करने के लिए मोबाइल फोन के ट्राई नामक एक संस्था सरकार ने गठित की हुई है, उसी तरह मेडिकल प्रोफेशन को भी एक गाइडलाइन बनाने के लिए और उसके जो मानक हैं वो तय करने के लिए, उसके फीस तय करने के लिए, दवाओं के दाम तय करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो ये सब चीजें देखे। अब आप मनमाने तरीके से टेस्ट का ले रहे हैं, MRI का ले रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में ये सब जांच की मशीनें रखी हुई हैं, मगर वो शोभा की वस्तु है, वहां जांच नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर लिख देते हैं कि बाहर से करा लीजिए। तो ये बहुत बड़ा गोरख धंधा है, मगर सरकार की कुवत नहीं है कि वो इस पर हाथ डाल दे, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली मेडिकल लॉबी जो है बहुत ताकतवर है, वो सरकारों को गिरा सकती है। इसलिए जानबूझ करके सरकारें आंख मूंदे रहती हैं। सरकारें करे क्या? बालू माफिया सरकार गिरा दे, दारू माफिया सरकार गिरा दे, स्वास्थ्य विभाग का माफिया है वो सरकार गिरा दे, सरकारें हाथ लगाए कहाँ? अरे उसमें देखिए, अभी आयुर्वेद को ध्वस्त करने के लिए, होम्योपैथ को ध्वस्त करने के लिए, जिस तरह से एलोपैथ का जो कमेटी है, IMA जो है, बाबा रामदेव को जेल भिजवाने पर ये लोग लगे हुए हैं। माने वो जो कह रहे हैं कि योग करो और ये आयुर्वेदिक दवाई खाओ। तो ये आप देखिए, डायबिटीज का एक डॉक्टर किसी मरीज को कह रहा है कि 3000 रुपए की दवाई महीना में खाओ। कैसे खाएगा कोई आदमी जो हर महीने जिसको डायबिटीज की दवा? और डॉक्टर से ये पूछा गया, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से, कि डॉक्टर साहब ये प्रधानमंत्री दवा योजना के तहत जो जन औषधि दवा जो खुली है उससे हम दवा ले सकते हैं? तो ना भाई, हमको उस पर भरोसा नहीं। वो साफ कर देते हैं और भ्रम में डाल देते हैं। तो प्रधानमंत्री या तो गलत हैं, जो दवा जगह जगह खुल रही है प्रधानमंत्री के नाम पर, वो फ्रॉड कर रहे हैं, या ये डॉक्टर सब फ्रॉड कर रहे हैं कि वहां मत जाइए। तो ये जो धंधा डॉक्टरों ने बना लिया है, अब खुलेआम कर रहे हैं, मैंने प्रधानमंत्री के नाम पर जो कई जगह तो जन औषधि का जो दुकान खुला है उसे बंद कराने की कोशिश की गई। बिल्कुल, मगर जन औषधि का प्रचलन बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, और दवाओं के दाम में फर्क है। जो दवा 100 रुपए में मिलती है मार्केट में, वो 20 रुपए में आपको जन औषधि केंद्र में मिल जाती है। तो ये फर्क कैसे है? ये दिखलाता है कि कितना बड़ा गोरख धंधा है और कितना मुनाफे का धंधा है, ये कारोबार है। तो इस पर और मजे की बात यह है कि जो मेडिकल काउंसिल है उसने ये गाइडलाइन जारी किया है कि डॉक्टरों को जेनरिक नेम लिखने हैं, ब्रांडेड नेम नहीं लिखने हैं। बिहार सरकार ने भी, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश दिया है बिहार सरकार की ओर से
कि जेनरिक नेम लिखिए, नहीं लिखने पर कार्रवाई होगी। मगर डॉक्टर धड़ल्ले से ब्रांडेड दवाएं लिख रहे हैं और एक भी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं। वही है कि पावरफुल लॉबी है, उससे टकराएगा कौन? टकराएगा तो कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल। और एक बिहार की सियासत में कुर्सी कितनी अहम रहती है ये किसी से छिपा नहीं है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बिहार के पॉलिटिक्स की। जिस तरीके से बिहार में आज बीजेपी कार्यालय राजधानी पटना में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हुआ, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे और तमाम नेताओं ने एक बड़ी मीटिंग की, शाम तक चलती रही। कई मुद्दों पर बातचीत हुई जिसमें 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर भी काफी देर तक मंथन किया गया। तो एक तरफ रुपौली में एनडीए हारा, लोकसभा चुनाव में जीत हार जिसकी हुई, लेकिन रुपौली उपचुनाव एनडीए हार गया, इंडिपेंडेंट जीत गया। अब इन 4 सीटों की लड़ाई है। क्या लग रहा है, किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि बीजेपी काफी ज्यादा एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। अब बीजेपी देखिए, बीजेपी हमेशा मीटिंगों में व्यस्त रहती है, दिल्ली से लेकर के और आपको समझिए कि चनपटिया तक ये पार्टी मीटिंग खूब करती है और वही मीटिंग उसकी ताकत है, उसी से वो नए कार्यकर्ताओं को जोड़ती है, संगठन को मजबूत करती है। और आज सत्ता में भी है, बिहार में भी सत्ता में है, दिल्ली में भी सत्ता में है। तो ये उनकी मीटिंग अनवरत चलते रहती है। उसी क्रम में ये भी मीटिंग थी और वो बहाना था कि उपचुनाव है 4 सीटों पर, तो वो देखना है। अभी नए अध्यक्ष भी, उसके अलावा नए अध्यक्ष को मजबूती से अभी स्थापित करना है, तो इसलिए जो बिहार के प्रभारी हैं वो भी मौजूद रहे उसमें। और नए अध्यक्ष अब क्या रुख रवैया अपनाते हैं, कैसी अपनी कमेटी बनाते हैं, वो सब देखना होगा। उस पर भी विचार विमर्श आपस में चलता होगा। तो ये मुख्य रूप से अभी वही उपचुनाव को लेकर के ये हमको लगता है कि इसमें विचार हुआ होगा कि कहाँ से कैंडिडेट दिया जाए। फिर पशुपति पारस जी का जो बयान आया है, नया डिमांड, हाँ, कि वो भी एक विचार उस पर भी हो सकता है, हुआ हो विचार। हालांकि अभी पूरी बात सामने नहीं आई है कि क्या क्या हुआ, मगर लग रहा है हमको कि उस पर भी चर्चा हुई होगी बैठक में। और भाजपा कितने सीटों पर लड़ गई, कहाँ से कौन उम्मीदवार होंगे, ये सब कुछ नामों की चर्चा हुई होगी। तो यही सब उसमें हुआ होगा। तो जो कोर कमेटी की बैठक हुई है, तो ये केवल उपचुनाव तक सीमित रहेगा या इसका दायरा और ज्यादा आप देख रहे हैं? नहीं, दिलीप जायसवाल को जब से अध्यक्ष बनाया गया है तो एक तरह से लिटमस टेस्ट जो कहते हैं, दिलीप जायसवाल का ही टेस्ट है। अच्छा। और जैसे ही अध्यक्ष बने वो कुछ ही महीनों के बाद, ये अब तो अभी तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 4 चुनाव तो होने हैं। तो दिलीप जायसवाल को अपने आप को साबित करना है कि 4 चुनाव हुए, उसमें हमने एक्शन दिखाया और पार्टी को उससे लाभ हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ और तरारी 2 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की लगभग घोषणा कर दी है। हालांकि वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद सहयोगी दलों के साथ बैठक करने के बाद हम लोग ये घोषणा कर देंगे। लेकिन ये तय है कि तरारी में भी पिछले बार उनके कैंडिडेट थे और रामगढ़ में तो थे ही। तो ये इन 2 सीटों पर, उसके अलावा हम का जो इमामगंज का सीट है वो भी चूंकि एनडीए का सीट है, तो वहां भी उनको तैयारी करनी ही है। और बेलागंज में भी चूंकि एनडीए, भाई इस बार तो लोकसभा चुनाव में पिछले बार 39 था और इस बार घट गया। तो ये जो 4 सेमीफाइनल की तरह इसको देखा जा रहा है कि इन 4 सीटों पर अगर अपना वो दमखम नहीं दिखाएंगे तो भारी बेइज्जती भी होने वाली। बड़ी बात है कि 4 में से 3 सीटें तो आईएनडीए की है और महज 1 सीट इमामगंज वाली एनडीए की है। तो जो अगर ज्यादातर सीटें एनडीए जीतता है तो वो तो मजबूत, निश्चित रूप से जो इसमें ज्यादा मजबूत होकर उभर के आएगा, जो ज्यादा जीतेगा। इसीलिए दिलीप जायसवाल की सबसे चिंता यही है कि इस बार अगर हम दिखा दिए तो अध्यक्ष बनते ही वो पता चलेगा परफॉर्मेंस अच्छा है, ये अच्छा किया। क्योंकि सम्राट चौधरी वो काम नहीं कर पाए, लोकसभा इलेक्शन उनको मिला और इलेक्शन में उनको फुल चार्ज देकर पार्टी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया, अध्यक्ष बनाया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं कुछ कर पाए। तो दिलीप जायसवाल के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि पार्टी के कार्यकर्ता जो नाराज चल रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी से उनको किसी तरह से उबारना है, पार्टी कार्यकर्ताओं को समेटना है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने कोर वोटर्स जो हैं, जो बनिया समाज है, वैश्य समाज है, उनके जो अति पिछड़ा वोटर है जो उनसे बिखर रहा था, उनको भी संगठित करना है। तो दिलीप जायसवाल इस तरह की मैराथन बैठकें अभी 1 दिन पहले भी किया था, आज भी वो
2-3 बैठकें उन्होंने की। तो ये बैठकों का दौर है कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, लेकिन तुरंत चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए उस चुनाव की तैयारी में बीजेपी। और देखिए, जो 4 सीटों के उपचुनाव है उसमें से 2 सीटों पर पिछली बार बीजेपी 2020 में चुनाव लड़ी थी, रामगढ़ और तरारी। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही सीटों पर पार्टी के कैंडिडेट तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। तो क्या इस बार के उपचुनाव में कुछ बड़ा उलटफेर कर पाएगी बीजेपी? क्या एनडीए ज्यादा सीटों को अपने कब्जे में लेकर आ पाएगी, या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली INDIA गठबंधन अपने 3 सीटों पर और अधिक भी हो सकता है कब्जा जमाने में कामयाब रहा है? फिलहाल तो अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लड़ाई अभी से ही देखने को मिल रही है। और ये उपचुनाव जो है ये जनता का मूड भी बताएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये अंतिम उपचुनाव है। इसके बाद सीधे फिर विधानसभा चुनाव होगा 25 का, अगर बीच में कुछ नहीं ऐसा नहीं हुआ तो ये जनता का क्या मूड है ये इससे पता चलेगा। इसलिए अभी पार्टियां चिंतित हैं। एक MLC की सीट पे भी उपचुनाव हो रहा है। हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर जी के वजह से जो खाली हुआ है, सांसद बन गए, तो वहां पर अभिषेक झा जदयू के अनौपचारिक उम्मीदवार बन गए हैं। औपचारिक घोषणा नहीं हुई और लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से कौन होगा अब तक कुछ अता पता नहीं है। राजद MLC के चुनाव में जीतने के लिए पूरा दम बीते 3 चुनाव से लगा रही है, लेकिन हर चुनाव में दूसरे नंबर पर ही जाकर अटक जाती है। अब देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है जिन्हें उस क्षेत्र का अजात शत्रु कहा जाता था। अब ऐसे में अभिषेक झा और राजद के बीच की टकराहट में क्या होगा क्या नहीं होगा MLC उपचुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विधानसभा के जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर मंथन लगातार एनडीए में और खासकर बीजेपी में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ज्यादा देर नहीं होगा, 102 दिनों में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट की घोषणा भी पार्टियां कर सकती हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।